स्टूडेंट्स, here our next lecture of class 9 सब्जेक्ट साइंस एंड पोर्शन बायोलॉजी। ठीक है, हमारे लास्ट सेक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था। आई होप कि आप लोग पढ़ रहे हैं और होमवर्क कर रहे हैं। आई विल चेक योर कॉपीज। ओके, मैं चेक करूंगी आपकी कॉपीज स्कूल खुलने के बाद, और नोट्स भी बन रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने ध्यान से सुनना है हर एक पोर्शन को, हर एक पार्ट को, फिर पढ़ना है, रिवाइज करना है और फिर क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। ठीक है, अपनी फेयर कॉपी में आपने क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हमने क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा कि जो सेल, हर एक सेल होता है अपने आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखने के लिए कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ को वो करता है, और वो जितने भी फंक्शन करता है उसके लिए कुछ ऑर्गेनेल्स की उसे ज़रूरत होती है, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक सेल ऑर्गेनेल्स क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा कि ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ और स्मूथ दो टाइप के रेटिकुलम हमें देखने को मिले थे, और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर भी होता है, और कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, ये मैंने आपको बता दिया था। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट लिपिड के मॉलिक्यूल का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब प्रोटीन और लिपिड हेल्प करते हैं ना सेल की बिल्डिंग में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोजेनेसिस भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ के आ चुके थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हमने किसकी बात करी, हमने बात करी गोल्गी एपरेटस की। गोल्गी एपरेटस के बाद हमने साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्गी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने कैसे खोज की थी, कैसे पता किया था, इसके बारे में वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा लाइसोसोम्स, जिन्हें सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, जो वेस्ट को खा देते हैं या अपने ही सेल को खा लेते हैं, तो इसलिए उन्हें सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउसेस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस क्या होते हैं, बहुत, जिसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो बिल्डिंग्स होती हैं या जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ना, उसे पावर हाउस कहते हैं। जैसे लाइट के लिए होता है ना पावर हाउस, तो बस वैसे ही पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस कहा जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी इसके पास होती है, या एनर्जी बनाने का काम इसका होता है। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो किसी भी सेल को या किसी बॉडी में जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, लाइफ से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड अगर कोई भी अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी है, तो जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे जाना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करती है एटीपी के फॉर्म। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है एटीपी, जो कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स, सेल भी इसे कहा जाता है। जैसे करेंसी होती है ना, वैसे ही ये एनर्जी करेंसी होती है, इसके बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, तो एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी कहा जाता है इसे सेल का। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जो बॉडी होती है ना, वो इस एनर्जी का यूज़ करती है, जो स्टोर्ड एनर्जी है एटीपी, इसका यूज़ कब करती है, नए केमिकल कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए। और नए केमिकल कंपाउंड्स मीन्स बॉडी में जब भी प्रोसेस हो रही होगी, यानी कि जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसके लिए नए नए कंपाउंड्स बनते होंगे ना। मैकेनिकल वर्क कर रही है ना बॉडी, तो उसके लिए बॉडी को हर टाइम क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इवन हमें भी तो एनर्जी चाहिए ना। हम अगर हमसे कोई कह दे कि यहाँ से मार्केट जाओ, पैदल जाओ, तो उसके लिए एनर्जी होगी तभी तो जाएंगे ना। तो वो एनर्जी कौन देगा हमें, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, दो कवरिंग होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो आउटर तो पोरस होती है, जबकि अंदर वाली जो लेयर होती है बहुत डीप फोल्ड रहती है, और दीज फोल्ड्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो यही वो फोल्ड होते हैं जो कि एक लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं, ताकि किसके लिए, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए। वो केमिकल रिएक्शन जो कि एटीपी जनरेटिंग होती है, उनके लिए बड़ा सा सरफेस एरिया ये तैयार करती है। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए, देखो, एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम्स है ना। इंटरेस्टिंग। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम्स भी है तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद ही बना लेता है, ठीक है, इतना कैपेबल होता है। तो ये क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है कि कौन सा ऐसा सेल है जिसका अपना या कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ना, तो ये भी आ सकता है कि किसका अपना डीएनए है, या ये भी पूछा जा सकता है कि किसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, तो किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया ना समझ में, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी करेंसी, बहुत ज़्यादा अमाउंट, पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है, और इसमें जो स्टोर एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। बॉडी के किसी भी पार्ट को एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया उसे देगा एटीपी के फॉर्म में। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में देता है। इसमें एक ही फोल्ड नहीं है, इसमें दो दो फोल्ड होते हैं। जो अंदर वाला फोल्ड है वो बहुत डीपली फोल्ड रहता है, जो कि एक सरफेस एरिया, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज, बहुत ही अलग सा एक सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए, ठीक है, जिसका अपना डीएनए है, जिसके अपने राइबोसोम्स हैं, तो इसी वजह से वो थोड़े बहुत प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी भी रखता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है, दो टाइप के ये होते हैं। एक तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर, यानी कि क्रोमोप्लास्ट वो प्लाज्मिड होते हैं जो कि कलरफुल होते हैं, ठीक है। एंड ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इज व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड, तो जो व्हाइट होंगे उनको ल्यूको कहा जाता है, और कलरलेस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपने WBC नेम सुना है, वाइट ब्लड सेल्स, यस सुना होगा ना। तो वाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती है ना RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती है ना उन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, ल्यूको मीन्स वो भी तो वाइट है ना, और ये भी वाइट है, तो इसलिए इसे भी ल्यूको कहा जाता है। हमारी वाइट ब्लड सेल्स को भी ल्यूको से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स, तो यानी कि ये ओनली प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है। दो टाइप की प्लास्टिड्स होती है, एक क्रोमोप्लास्ट से कलर्ड प्लास्टिड्स कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कि वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, तो ऐसे प्लास्टिड्स जिनमें कलर है यानी कि पिगमेंट है, और पिगमेंट भी कौन सा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, हमने पढ़ा है ना, तभी तो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स। तो क्लोरोफिल, उन्हें तो हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, और क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, तो हमें लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट कितना ज़्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनकी उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स, तो क्लोरोप्लास्ट के पास येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ, क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, साथ ही साथ येलो ऑरेंज पिगमेंट भी हो सकते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। तो देखो क्लोरोप्लास्ट का तो क्या काम है, इसके पास पिगमेंट है, ये खाना बनाएगा। दूसरा जो ल्यूकोप्लास्ट है, ऐसा नहीं कि वो कलरलेस है तो उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि जैसे स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स वगैरह जो भी है ना, इनको स्टोर करके रखता है, ठीक है। इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर स्टोरेज नहीं होगा हमारे पास किसी चीज़ का तो कमी हो जाएगी, तो फिर कहाँ से लाएंगे ना, तो उस टाइम पे ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है, ठीक है। The internal organization of the plastids consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma। तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड्स का, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास क्या होते हैं, बहुत न्यूमेरियस मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन लेयर मटेरियल होते हैं जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, प्लास्टिड्स का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारे मेंबर्स, मेम्ब्रेन जिसमें होती हैं लेयर्स के साथ, उसे हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। और जो प्लास्टिड्स होता है ना, प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से जब हम देखेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया ना हमें सेम दिखने वाले हैं, ठीक है। और देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्यों कहा गया कि ये इसकी तरह होते हैं या उनका स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्यों इनकी तरह है, कुछ तो इंटरनल सिमिलैरिटी भी होती होगी, है ना। तो देखो, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन जेनेटिक ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो देखो, plastids, this is very important, plastids also have their own DNA and ribosomes। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का अपना मटेरियल है ना, अपना जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और राइबोसोम, ठीक वैसे ही प्लास्टिड्स के पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है जिसे कि हम डीएनए बोलते हैं, और उनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, यानी कि ये भी अपने लिए प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स में ही तो होता है ना प्रोटीन फॉर्मेशन, तो ये भी प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है या अपना प्रोटीन सिंथेसाइज जो करते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, तो आपने ऐसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ध्यान देना है, और आई थिंक ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे सेल ऑर्गेनेल्स लर्न करने हैं या इनके बारे में सब पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स, आई थिंक लास्ट ही है, तो ये है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो सॉलिड और लिक्विड को जो भी स्टोर करना होता है वो वैक्यूल में जाके स्टोर करते हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड पार्ट जहाँ पे भी सेल का स्टोर होता है वो कहाँ होता है, वैक्यूल्स में होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। तो एनिमल्स में तो ये छोटे छोटे होते हैं, जबकि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े हमें देखने को मिलते हैं। The central vacuole of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume। तो जब हम सेंट्रल वैक्यूल की बात करते हैं कुछ प्लांट सेल में, तो ये कितना सेल वॉल्यूम घेरते हैं, 50 से 90%। In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell। Plant cell में जो vacuoles होते हैं वो full cell sap होते हैं, और ये turgidity और rigidity दोनों provide करते हैं किसको, सेल को या प्लांट सेल को। ठीक है, और बहुत सारे सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ही तरह प्लांट्स में भी। तो मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं प्लांट सेल में, जितना भी प्लांट्स को चाहिए होता है वो सब वैक्यूल में क्या हो जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। जब रिक्वायरमेंट है वो उसको देता है। जैसे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं, दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड होता है, शुगर है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड यहाँ पे होगा, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड ये होगा। ठीक है, गैप है इसमें, गैप नहीं होगा, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। ठीक है, तो कुछ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि सर्वाइवल के लिए या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए प्लांट को जरूरी होते हैं। ठीक, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल मीन्स जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक एमीबा, एमीबा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स, फूड वैक्यूल क्या कंटेन करते हैं, फूड आइटम्स, उसमें फूड आइटम्स होते हैं दैट द एमीबा हैज कंज्यूम, जो कि एमीबा को कंज्यूम करना होता है, या फूड वैक्यूल में जो फूड आइटम है वो एमीबा खाता है। In some unicellular organism, specialized vacuoles also play important role in expelling excess water and some wastage from the cell। वहीं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स भी स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसमें वो खाना तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल है उसे भी बॉडी से बाहर निकालने का काम वो करते हैं। वेस्ट जैसे कि वाटर हो सकता है और बाकी फूड के पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो मैं कह रही थी ना आपका क्वेश्चन होगा ये। तो फर्स्ट वन, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो अब ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, ये आपने क्या करना है, फेयर कॉपी में क्वेश्चंस नोट कीजिए और आंसर लिखिए। मैंने आपको बहुत बार अभी बताया है कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अपना जेनेटिक मटीरियल, यानी कि अपना जेनेटिक मटीरियल मीन्स डीएनए, ठीक है, जिनके पास अपना डीएनए है। नेक्स्ट वन, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉय
ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन, ये भी हम लास्ट ऑर्गेनेल्स में पढ़ के आ चुके हैं। व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स, ये भी हमने पढ़ा है, या सुसाइड बैग्स। वेयर द प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्या करना है आपने, एक बार आपने रिवाइज करना है, आपने ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से तो वैसे आपको लर्न हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक निकालिए, एक बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। जब भी आप रिवाइज, जैसे ही आप रिवाइज करेंगे ना, आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे, इसको कॉपी में, अपनी फेयर नोटबुक में आप उसे नोट करेंगे। ओके, तो आगे है, ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनील्स इन स्पेसिफिक वेज। हर एक सेल क्या करता है, एक स्ट्रक्चर उसका होता है, ठीक है, अपना एक अलग फंक्शन, एक अलग एबिलिटी होती है, एक अलग स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मेम्ब्रेन का, उसके पास जो स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स होता है उनकी वजह से, ठीक है। तो द सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी वजह से जो सेल है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक, तो ये सेल उसको क्या हेल्प करता है, कौन से फंक्शन को करने में हेल्प करता है, जैसे कि रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है, नए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है। ये सारी चीजें कब कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, सेल्स की, ठीक है। तो बोल रहा है दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी वजह से कहा गया है कि जो सेल होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है और बेसिक यूनिट होती है। इट ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बेसिक फंक्शनल यूनिट भी मानी जाती है लाइफ की, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या लर्न किया, हमने पढ़ा कि द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज द सेल, सेल होती है फंक्शनल यूनिट। सेल्स आर enclosed by a plasma membrane composed of lipid and proteins. The cell membrane is an active part of the cell. It regulates the movement of materials between the ordered interior of the cell and the outer environment. Next, in plant cell, a cell wall composed mainly of cellulose is located outside the cell membrane. The presence of the cell wall enables the cell of plants, fungi and bacteria to exit in hypotonic media without bursting. हमने पढ़ा है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, तीनों पढ़े ना। The nucleus in eukaryotes is separated from the cytoplasm by double layered membrane and it directs the life processes of cell. The endoplasmic reticulum means the ER, okay, the ER means endoplasmic reticulum. The ER functions both as a passageway for intracellular transport and as a manufacturing surface, okay. इंट्रासेलुलर पासवे भी करता है और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर भी करता है ना। तो दूसरा, द गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स दैट फंक्शन इज इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेज मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल। Most plant cells have large membranous organelles called plastids, which are of two types, chromoplast and leucoplast. Chromoplasts that contain chlorophyll are called chloroplast and they perform photosynthesis. ऐसा क्लोरोफिल जिसके पास ग्रीन कलर होगा उसे क्या बोल देंगे, ऐसा क्रोमोप्लास्ट जिसके पास क्लोरोफिल होगा ग्रीन सब्सटेंस उसे क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज, ल्यूकोप्लास्ट का प्राइमरी फंक्शन स्टोरेज होता है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट हेल्प टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ सेल एंड स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज including waste. Prokaryotic cells have no membrane bound organelles. Their chromosomes are composed of prokaryotic cells have no membrane bound organelles. Their chromosomes are composed of only nucleic acid.
न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, एंड दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं हमारे चैप्टर में। यहाँ पर हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक है, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, हमने बहुत अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा है, हमने सारी चीजों को क्लियर किया है। चैप्टर का नेम तो नहीं भूल गए ना? चैप्टर क्या था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। अब तो पता चल गया ना फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। तो इस सेल के बारे में हमने स्टार्ट किया, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े, हमने सारी चीज़ें इसमें पढ़ी, हमने क्वेश्चन आंसर, आई होप आपने ये क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे एंड आई होप आप नोट्स भी बना रहे हैं। मैं चेक करूँगी आपकी कॉपी जब स्कूल खुल जाएगा, या मैं ऐसे भी किसी मेथड के थ्रू मैं चेक कर लूँगी। आपको करवाना पड़ेगा फिर मुझे, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, काम कीजिए आप। तो ये क्वेश्चंस, फिर हमने सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, सेल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, हमने सारी चीज़ें हमने सब कंप्लीट कर लिया है ना। तो उसके बाद एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आपने अंदर बुक के अंदर के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। उसके बाद आपने सबसे पहले नोट्स बनाने हैं और उससे भी पहले आपने पढ़ना है। ठीक है, रिवाइज करना है। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आप ये लेक्चर्स सुनिए, आपको जो बताया गया है। उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं। फिर आपको बीच बीच में जो जो क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, पहले तो नोट्स में ही वो हो जाएंगे आपके। अगर आपको लगता है कि नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चंस आपके, जैसे कि आपने एक टॉपिक लिखा है नोटबुक के अंदर, ऑस्मोसिस। ठीक है, आपने ऑस्मोसिस एक टॉपिक लिखा है, उसको पूरा डिफाइन किया है नोट्स में, तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो जो आपके एक्सरसाइज में जो जो आपके नोट्स में क्वेश्चन छूट गए हैं, उन क्वेश्चंस को आपने फिर नोट करना है और आंसर लिखना है। और मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रखे हैं। ठीक है, कैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे अलग होता है, क्या होता है क्या होगा अगर रैप्चर हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और व्हाट वुड हैपन इन द लाइफ ऑफ अ सेल देयर वाज नो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो क्या होगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना, आपने गोल्गी एपरेटस पढ़ा है तो आप सीधे आंसर लिख लेंगे, है ना। तो विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? इट्स वेरी इजी बेटा। एंड वाई, क्यों होता है, अब भी पढ़ा है हमने। लिपिड एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ये भी हमने पढ़ा। एमीबा कैसे अपना खाना लेता है ये भी हमने पढ़ा। ऑस्मोसिस क्या होती है तो बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे हैं, हमने पील पोटैटो, ये मैं आपको कराऊंगी। हम कब करेंगे, जब स्कूल खुल जाएगा तो तब हम करेंगे। ठीक है, ये तो अभी आपसे हो नहीं पाएगा या अभी नहीं होगा। तो ये 8th क्वेश्चन तक आपने करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स भी आपने बनाने हैं। मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टिश्यूज़। ओके, हम टिश्यूज़ करेंगे। तब आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे।